हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधायी प्रक्रिया के विषय में उल्लेख किया जाएगा, जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे जो प्रायः परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे साधारण विधेयक की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार वापस लौटा सकता है, यदि उस विधेयक को पुनः विचार करके संसद पुनः राष्ट्रपति के पास भेजता है तो क्या राष्ट्रपति उसे लौटा सकता है। दूसरा, धन विधेयक क्या है, धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसका उल्लेख हम आज की महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके माध्यम से ये भी पता चलेगा कि किस तरह से संसद के अंदर संघ सूची के विषयों से संबंधित विषयों पर कानून का निर्माण होता है या संशोधन होता है, उसकी विधायी प्रक्रिया क्या है, इसका भी हम अच्छे से अध्ययन करने में सफल हो सकेंगे। तो आज हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का अध्ययन करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विधि निर्माण करने की प्रक्रिया, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया कहलाती है। और ये विधायी प्रक्रिया किसकी है? संसद की। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि संसद संघ सूची से संबंधित विषयों पर, संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून का निर्माण करता है या कानूनों में संशोधन करता है। परंतु इस विधायी प्रक्रिया में दो प्रमुख बातों पर हम अध्ययन करेंगे। ये विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत दो बातों पर हम अध्ययन करेंगे। पहला, साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया, साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया, साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया। और दूसरा हम अध्ययन करेंगे विशेष, विशेष में धन एवं वित्त, धन एवं वित्त से संबंधित विधायी प्रक्रिया, धन और वित्त से संबंधित विधायी प्रक्रिया। यहाँ मित्रों एक चीज मैं अभी उल्लेख कर दूं, सामान्यतः हम लोग धन और वित्त को एक समझ लेते हैं, परंतु धन और वित्त विधेयक की प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन अंतर उससे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम आएंगे साधारण विधि के निर्माण की प्रक्रिया। साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया, साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया। साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत इस विधायी प्रक्रिया में हम संविधान के अनुच्छेद 107, 108, 109 का अध्ययन करेंगे और धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा का भी अध्ययन करेंगे। धन विधेयक की जो परिभाषा है यह संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत है। यह संविधान के अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत है। तो यहाँ हम विशेषकर 107, 108 और 109 सबसे पहले हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि जब हमें किसी भी कानून का निर्माण करना होता है तो कानून निर्माण करने के पहले हम
संसद में विधेयक लाते हैं। कानून निर्माण करने के पूर्व संसद में विधेयक या हम बिल को लाते हैं, बिल का प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब प्रश्न है कि ये बिल कहाँ प्रस्तुत होता है। चूंकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ ध्यान से देखना हमको ये है कि ये कानून निर्माण की प्रक्रिया में किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो याद रखिए, जब हमें संघ की सूची से संबंधित, यहाँ ध्यान देना है, कुछ बारीकियों पर ध्यान देना है। संघ की सूची, यूनियन लिस्ट, इसको आप कह सकते हैं। यूनियन लिस्ट या संघ की सूची से संबंधित किसी विषय पर यदि हमें कानून का निर्माण करना है, उन कानूनों के निर्माण के अंतर्गत सर्वप्रथम जब हम बिल या विधेयक लाएंगे तो वह विधेयक संसद के या तो लोकसभा से हम लाएं या तो राज्यसभा से लाएं। एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के या तो लोकसभा से लाएं या राज्यसभा से लाएं। सपोज हमने उस विधेयक को, विधेयक क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। कानून के निर्माण करने की पूर्व की प्रक्रिया को प्री प्रोसेस ऑफ लॉ, विधेयक क्या है। जब हमें कानून का निर्माण करना होता है तो संसद में वह कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वह संपूर्ण प्रक्रिया ही विधेयक के नाम से जानी जाती है। तो प्री प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून निर्माण के पूर्व की प्रक्रिया को ही विधेयक कहते हैं। कानून बनाने के लिए संसद में, पार्लियामेंट में हम बिल या विधेयक लाते हैं। अब कोई भी साधारण प्रक्रिया के अंतर्गत हम वो विधेयक या तो लोकसभा में लाएं या राज्यसभा में लाएं। जिस भी सदन में हम विधेयक लाते हैं, विधेयक 3 स्तरों से गुजरता है। विधेयक के 3 स्तर होते हैं, वो तीनों स्तरों से इसको विधेयक को गुजरना होता है। उसमें पहला होता है प्रथम वाचन, फर्स्ट डिबेट। दूसरा होता है सेकंड डिबेट, द्वितीय वाचन। दूसरा होता है द्वितीय वाचन, सेकंड डिबेट। और थर्ड होता है तृतीय वाचन या थर्ड डिबेट। तो विधेयक 3 स्तरों से गुजरती है। 3 स्तरों से गुजरने के बाद तब वह दूसरे सदन में भेजी जाती है, और दूसरा सदन यदि इसे 3 स्तरों से स्वीकार कर लेता है, 3 स्तरों से पारित कर देता है, तब वह विधेयक उस सदन से पारित मान लिया जाता है। और फिर उस विधेयक को हम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं, और राष्ट्रपति का जब उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाता है तो वह विधेयक जो है कानून का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब है कि कानून बनाने के लिए संघ की सूची पर जब भी हमें कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए हम विधेयक संसद के या तो लोकसभा से लाएंगे या तो राज्यसभा से लाएंगे। जिस सदन से हम विधेयक लाते हैं उस सदन में विधेयक 3 स्तर से क्रॉस करता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तीनों वाचनों से विधेयक गुजरता है। तीनों वाचनों से विधेयक गुजरने के पश्चात जब 3 वाचन से विधेयक गुजरता है, तब उस सदन से प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। अब जैसे कोई भी साधारण विधेयक आता है तो वह मान लीजिए हमने लोकसभा में प्रस्तुत किया। एक प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा गया है कि इस 3 वाचन में या 3 डिबेट्स में, फर्स्ट डिबेट, सेकंड डिबेट, थर्ड डिबेट, सबसे ज़्यादा जो बहस या डिबेट होता है वो द्वितीय वाचन है, क्योंकि द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर मतदान की भी प्रक्रिया शामिल है। द्वितीय वाचन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंधित मुद्दे पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर बहस होता है और मतदान भी होता है। तो सर्वाधिक बहस जो है द्वितीय वाचन में ही, सेकंड डिबेट में ही होता है। इसको याद करिए। तो जब कोई साधारण विधेयक लोकसभा से मान लीजिए पारित हो गया, लोकसभा से तीनों वाचनों से गुजर गया, तो उसे हम द्वितीय सदन में लाते हैं। द्वितीय सदन भी उस विधेयक को तीनों वाचन से क्रॉस करता है। तीनों वाचनों से अगर ये क्रॉस करने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये एक साधारण प्रक्रिया हो गई जो वेरी सिंपल है। परंतु सपोज मानिए कि जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन भी उसे पारित कर देता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति को वो विधेयक
में कुछ कमियां महसूस होती हैं तो क्या कर सकते, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तो पहला याद करिए, राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक की प्रक्रिया को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, यानी ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को फिर संसद के लिए रिव्यू करा सकता है। संसद उस पर पुनः विचार करती है, परंतु यदि संसद उसे पुनः विचार करने के पश्चात, यदि संसद उसे पुनः रिव्यू लेने के पश्चात पुनः इसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसे पुनः दोबारा रिव्यू नहीं ले सकता। इसको याद कर लीजिए। किसी भी साधारण विधेयक की प्रक्रिया को जिसे संसद एक बार पारित करके भेज देता है और दोबारा राष्ट्रपति उसे संसद के विचार के लिए भेज देता है और संसद पुनः उसे पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति प्राय गलती होती है। आप लोग प्राय एक चीज बोल देते हैं कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता, नहीं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने के लिए प्रेसिडेंट हैव नॉट बाउंडेड फॉर द सिग्नेचर ऑफ दिस बिल, उस विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु राष्ट्रपति पुनः उस पर रिव्यू नहीं ले सकता, पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति कब तक सिग्नेचर नहीं कर सकता? ये दैट इज द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज द पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति चाहे तो अपने पूरे कार्यकाल तक उस साधारण विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, जिसे जेबी वीटो या जिसे पॉकेट वीटो, जिसे ज्ञानी जैल सिंह के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस बिल के समय किया गया था। ये क्लियर हो गया। तो किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार, कितनी बार? एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है और पुनः विचार के पश्चात राष्ट्रपति प्राय सिग्नेचर कर देता है, परंतु वह सिग्नेचर करने के लिए बाध्य नहीं है, और इसलिए नहीं बाध्य है कि यहां पर राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब दूसरा स्थिति आती है, ध्यान से देखिए, जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर कोई विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है और मान लीजिए लोकसभा से पारित हो गया, उसको हमने राज्यसभा में भेज दिया। प्रश्न है कि राज्यसभा कितने समय के अंदर इस पर विचार करना आवश्यक है? तो याद करिए, इसकी मैक्सिमम अवधि है 6 मंथ। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, याद करिए, हाउस ऑफ पीपुल से पास होने के बाद यदि कोई विधेयक काउंसिल ऑफ स्टेट के पास जाती है तो काउंसिल ऑफ स्टेट किसी भी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 6 माह तक अपने पास रख सकती है। और याद करिए, यदि काउंसिल ऑफ स्टेट 6 माह के अंदर इसे पारित नहीं करती है और 6 माह का समय व्यतीत हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि दूसरा सदन उस विधेयक से सहमत नहीं है या दूसरा सदन उस विधेयक को पारित नहीं करना चाहता। ऐसे स्थिति में विधेयक स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। याद रखिए, तो एक सदन से पारित होने के बाद ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। याद करिए, एक सदन से, चाहे वो राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में गया हो या लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में गया हो, इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए। एक सदन से पास होने के पश्चात जब कोई विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन यानी लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में या राज्यसभा से पारित करके लोकसभा में भेजा जाए तो अधिकतम वह उस विधेयक को अपने पास 6 माह तक सुरक्षित रख सकता है। अधिकतम 6 महीने तक अपने पास वो सुरक्षित रख सकता है, और ऐसी स्थिति में यदि 6 माह का समय व्यतीत हो जाए तो विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। पहले बार क्लियर हो गया। तो दूसरी स्थिति क्या है? यदि एक सदन से पारित होने के पश्चात दूसरा सदन यानी राज्यसभा उसमें कोई संशोधन कर देती है, तो भी विधेयक का स्वरूप वहीं समाप्त हो जाता है, या राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधन को यदि लोकसभा उसे पुनः अपने पारित करती है, यदि लोकसभा से पारित करके कोई विधेयक राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा उसमें कोई संशोधन करती है, और यदि राज्यसभा के संशोधन से लोकसभा फिर सहमत हो जाए, तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर अगर कर देता है तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ये हो गई हमारी साधारण विधेयक की प्रक्रिया। तो यहाँ 3 से 4 प्रश्न महत्वपूर्ण है। कोई भी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरा सदन उसे अधिकतम 6 माह तक विचार के लिए रख सकता है। तीसरा प्रश्न,
एक सदन अगर पास कर देता है, दूसरा सदन यदि उसमें संशोधन करता है या 6 माह से ज़्यादा का समय लेता है या अस्वीकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। या दूसरे सदन के द्वारा पारित किए गए संशोधन को यदि पहला सदन संतुष्ट हो जाए तो ये माना जाता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज ऐसी स्थिति आती है जो प्रायः पूछा जाता है, अनुच्छेद 108 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसको हम संसद की संयुक्त बैठक कह सकते हैं। संसद की संयुक्त बैठक, इस संयुक्त बैठक से क्या तात्पर्य है, इसको ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 108, एक सदन से कोई विधेयक पारित हो गया और दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है। लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा सहमत नहीं है, राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है, याद करिए, राष्ट्रपति को अधिकार है, किसको अधिकार है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हैव राइट इट, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। याद करिए, बुला सकता है। और यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, याद करिए। पहला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक, ये अनुच्छेद के रूप में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। दूसरा प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक किस स्थिति में बुलाई जाती है? जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है, दूसरा सदन विधेयक से सहमत नहीं है, यदि सरकार को लगता है कि वो विधेयक पारित कराना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। चौथा प्रश्न, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इस संयुक्त बैठक का चेयरपर्सन कौन होगा? याद करिए, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता राज्यसभा का चेयरमैन सभापति करता है। लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा संयुक्त रूप से एक साथ सदस्य बैठते हैं, तो ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसको याद कर लीजिए। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि इस संयुक्त बैठक को कहां आयोजित किया जाता है? लोकसभा की राज्यसभा में इस संयुक्त बैठक का आयोजन कॉमन हॉल में किया जाता है, जहां पर विदेशी अतिथियों का स्वागत भी होता है और संयुक्त बैठक भी होता है, और जहां पर भारतीय संसद का जो सबसे बड़ा कक्ष माना जाता है, जहां पर संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी की, वह कॉमन हॉल है। इसी कॉमन हॉल में होता है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे संबंधित क्या है? संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक साधारण बहुमत से ही पारित होता है, सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी क्या है? मेंबर व्हिच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इन हाउस, ऐसे सदस्य जो सदन में उस समय उपस्थित हैं, उन उपस्थित सदस्यों में जो मत का प्रयोग करते हैं, वोटिंग पावर का यूज करते हैं, उनके आधे से एक अधिक सदस्य यदि उसके पक्ष में है तो विधेयक पारित, अन्यथा पारित नहीं होगा। तो वेरी क्लियर क्वेश्चन हो गया। अब एक प्रश्न आता है धन विधेयक, मनी बिल को लेकर। मनी बिल को लेकर एक क्वेश्चन आता है, उसको हम पहले आपको बता दें कि वास्तव में मनी बिल क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। धन विधेयक क्या है? तो धन विधेयक क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मनी बिल क्या है, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक का जो डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन का प्रयोग संविधान के आर्टिकल 110 फर्स्ट में किया गया, यहाँ पर लिखा होगा। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। फिर भी धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का जो भी डिसीजन आएगा वही निर्णय अंतिम होगा। तो याद करिए, धन विधेयक में विधायी प्रक्रिया में क्या होता है? धन विधेयक में विधायी प्रक्रिया में किस बात पर बल दिया जाता है? याद करिए, कोई भी धन विधेयक, कोई भी, मैं अभी धन विधेयक को ले रहा हूँ, वित्त विधेयक को छोड़ रहा हूँ, या वित्त विधेयक को भी ले लूँ, कोई भी धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को अगर एक साथ लेता हूँ तो इसे सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक राज्यसभा में भी लाया जा सकता था। लेकिन धन और वित्त विधेयक सबसे पहले केवल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। और लोकसभा में लाए जाने से पहले
इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक राष्ट्रपति की बाय द प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट एनी मनी और फाइनेंस बिल, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा ही सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा से पारित होने के बाद ही इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा से इन दोनों की प्रकृतियां अलग हो जाती हैं। वित्त विधेयक के विषय में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि सारे वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, परंतु कोई भी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक के साथ साथ, आप कह सकते हैं धन विधेयक के साथ साथ साधारण विधेयक की भी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। धन विधेयक के साथ साथ साधारण विधेयक की भी प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि कोई भी धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में आता है। लोकसभा से तीनों वाचन से ये क्रॉस करता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और फिर राज्यसभा जब भी धन विधेयक को प्राप्त करती है, इसके लिए महत्वपूर्ण 6 माह का समय नहीं होता है। राज्यसभा जिस दिन विधेयक को प्राप्त करेगी अधिकतम 14 दिन तक विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रह सकती है। तो लोकसभा से पारित होने के बाद किसी भी धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा 14 दिनों तक अपने पास विचार के लिए रह सकती है। और इन 14 दिनों के पश्चात यदि नेक्स्ट डे यानी 14 दिनों के बाद यदि राज्यसभा ने उस विधेयक पर कोई भी निर्णय नहीं लिया तो वह विधेयक फिर भी लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह बिना राज्यसभा की अनुमति के ही राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज दिया जाता है। याद करिए, लोकसभा से पारित किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रखता है। इस 14 दिनों में राज्यसभा चाहे विधेयक को पास करे या ना करे, यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह लोकसभा उस धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकती है। लेकिन 14 दिनों तक विचार करने का अधिकार राज्यसभा के पास सुरक्षित है। किसी भी धन विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी धन विधेयक को जिसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है उसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि धन विधेयक मनी बिल सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि धन विधेयक के बिना सारे परियोजनाएं ठप पड़ जाएंगी, सारे कार्य स्वतः ठप हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी धन विधेयक की प्रक्रिया को तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक लोकसभा उसे पारित नहीं कर देती। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर जो भी निर्णय लेगा अंतिम होगा। और लोकसभा कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय इस पर अंतिम होगा। वेरी क्लियर क्वेश्चन। अब एक और प्रश्न आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, परंतु यदि राज्यसभा उस विधेयक से सहमत नहीं है या राज्यसभा से अगर सहमत नहीं है तो वह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। या राज्यसभा को वित्त विधेयक में संशोधन करने का भी अधिकार है। वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, परंतु धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं किया। तो इस तरह से विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत कई सारे महत्वपूर्ण बातों का आपने अध्ययन किया। जैसे साधारण कानून की प्रक्रिया में आपने देखा कि साधारण कानून की प्रक्रिया में किन बातों पर बल देना चाहिए। साधारण कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनः विचार के बाद पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, परंतु हस्ताक्षर कब करेगा? जब वो उसकी अपनी इच्छा होगी, अर्थात वो अपने पाकट वीटो का प्रयोग कर सकता है। किसी भी धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा, और राज्यसभा अधिकतम धन विधेयक को 14 दिनों तक रख सकती है। धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, और धन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक यानी अनुच्छेद 108 का प्रयोग नहीं हो सकता। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब एक सदन से कोई विधेयक पारित हो जाए, दूसरा सदन उससे सहमत नहीं है, और दूसरा सदन सहमत नहीं है परंतु सरकार को लगता है कि वो विधेयक पारित करना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ही करता है, जहां पर केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही विधेयक पारित होता है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110(1) में है। तो इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने अध्ययन किया और हमें उम्मीद है कि इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो इसके साथ साथ एक बात और आपसे कह दें कि ऐसी स्थिति में आप अपने जो भी अध्ययन अध्यापन कार्य की प्रक्रिया चला रहे हैं उसको चलाते रहिए और आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी करते रहिए। और इसके साथ साथ आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।